हेलो स्टूडेंट, हम जो चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं यह है वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये आपकी 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कैसे बनता है ये सब प्रोसेस के बारे में समझेंगे। मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें बच्चों डीएनए से डीएनए कैसे बना, जिसको हम रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों को डिटेल में लेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर के अंदर जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसी टॉपिक के अंदर हम म्यूटेशन को भी कवर करते हैं। तो ये इस टॉपिक का एक बेसिक है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम डीएनए और आरएनए से। अच्छा, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को आपको मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों से पढ़ना है और साथ ही साथ एक रजिस्टर भी बना के रखें। रजिस्टर में जितने भी डायग्राम यहाँ पर आएंगे तो डायग्राम आप नोट करते रहें। साथ ही साथ उन डायग्राम को देख के ही मॉड्यूल और एनसीईआरटी को आप पढ़ने की कोशिश करें। तो आप डायग्राम बना के रखें, जो भी अलग से पॉइंट, स्पेशल पॉइंट यहाँ पर लिखे रहें वो भी अपनी कॉपी में आप नोट करते रहें। लिख के अगर आप इसको समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। तो दोनों काम करना है, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना है। नोट्स बनाते रहना मतलब जो डायग्राम है उनको बनाते रहिएगा। बाकी सारी बातें अपने मॉड्यूल और एनसीईआरटी में कवर की गई है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ें। मतलब इस चैप्टर को आपको मॉड्यूल से भी पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। वैसे मॉड्यूल के अंदर एनसीईआरटी की सारी बातें कवर कर ली गई है, सारी बातें यहाँ पे कवर है, तो आप मॉड्यूल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे के रखें। मॉड्यूल को समझना आसान है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल मिलेगी, तो बेस्ट है कि आप उसी पार्ट को मॉड्यूल में से पढ़ लो। बातें वही है लेकिन मॉड्यूल में पढ़ोगे तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। इसमें बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए से। सबसे पहली बात आती है कि सेल के अंदर डीएनए आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते होंगे, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होते होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होते होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम हर चीज़ यूकैरियोट प्रोकैरियोट में समझेंगे। ज़्यादातर आपको डिटेल में प्रोकैरियोट में समझाएंगे, लेकिन यूकैरियोट के साथ इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए कहाँ मिलते होंगे। इसी से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि मिलते कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएनए आरएनए। अच्छा, डीएनए आरएनए दोनों को मिला के ही न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, आप लोग टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखें, लेकिन ज़्यादा बढ़िया है कि इंग्लिश में ध्यान रखें। इंग्लिश में समझना आसान होता है, तो याद रखिएगा दोनों टर्म ध्यान रखें, लेकिन इंग्लिश को प्रीफर दें। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते होंगे ये बात हम समझे। आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल को बनाया है। ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की पहचान, इसके अंदर वेल डेवलप केंद्रक दिखाई देता है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, तो इसके अंदर बढ़िया सा केंद्रक दिखाई दे रहा है, मतलब ये यूकैरियोटिक कोशिका है, जिसको हिंदी में हम ससीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, लेकिन आप तो यूकैरियोटिक ही याद रखें, ये यूकैरियोटिक सेल होती है। अच्छा, इस सेल के बाहर, केंद्रक के बाहर ये जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है, इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इंग्लिश में कहें साइटोप्लाज्म। तो ये केंद्रक है और बाहर साइटोप्लाज्म है। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म में आप देखोगे तो यहां पर राइबोसोम, हरित लवक मतलब लवक प्लास्टिड, इसी तरह से यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? इस न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर किस जगह? साइटोप्लाज्म में। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि इस सेल में डीएनए कहां कहां है। ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें डीएनए कहां कहां है। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डीएनए न्यूक्लियस में दिख रहा है, ये डीएनए है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में दिख रहा है, और इसी तरह से ये बच्चों आप लोगों को प्लास्टिड, लवक मतलब प्लास्टिड, इसे हम कह सकते हैं प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो प्लास्टिड, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीन जगह पे डीएनए होता है। इनमें से सबसे बड़ा डीएनए केंद्रक का होता है। केंद्रक में डीएनए सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा डीएनए यहां पर है, इसीलिए इस केंद्रक के डीएनए को स्पेशली कहा जाता है केंद्रकीय डीएनए। इंग्लिश में कहें तो इसको न्यूक्लियर डीएनए कह सकते हो। केंद्रकीय डीएनए मतलब न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में है, और सेल का मेन डीएनए हमेशा याद रखना बच्चों न्यूक्लियस में ही होता है।
मेन डीएनए कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूक्लियर डीएनए। अब आप बताओ, न्यूक्लियस के बाहर भरा है साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में भी तो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो साइटोप्लाज्म का जो डीएनए दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इंग्लिश में कहें साइटोप्लाज्मिक डीएनए, हिंदी में कहें तो कोशिका द्रव्य डीएनए। तो कोशिका द्रव्य डीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए कह सकते हैं, या इसी को ही अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए, इंग्लिश में कहें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहा? न्यूक्लियस के अलावा, तो न्यूक्लियस के अलावा है तो इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए, इसे हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। जैसे ही वर्ड बोला जाए साइटोप्लाज्मिक डीएनए, समझ जाओगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। मेन डीएनए कौन सा है? तो केंद्र की डीएनए। तो सेल में डीएनए की 3 जगह हो गई, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। एक बात तो आप जरा ध्यान से देख रहे होंगे, यहां डीएनए डबल स्ट्रैंड दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है। सीधा सीधा मतलब रेखीय फॉर्म में दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। लेकिन यहां का डीएनए होगा तो यहां पे भी 2 स्ट्रैंड वाला, मतलब डबल स्ट्रैंड। इधर भी डबल स्ट्रैंड थी, यहां पर भी डबल स्ट्रैंड है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंड यहां पर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये यहां पर सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है। सिमिलरली यहां पर भी है डबल स्ट्रैंड, और ये भी यहां कैसा दिखाई दे रहा है? सर्कुलर दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, न्यूक्लियस का डीएनए लीनियर होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए सर्कुलर फॉर्म में, वृत्ताकार फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए कहां होता है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आरएनए की। डीएनए कहां है ये तो आप लोगों को समझा दिया, आरएनए की बात समझिए। आरएनए बच्चों यहां पर सेल के अंदर आप देखोगे तो यहां पर ये जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, ये रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये आरएनए है। मतलब ये रेड वाला जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसको अब हम यहां पर नाम दे देंगे आरएनए। ये बच्चों आरएनए है। इसी तरह से ये रेड कलर वाला आरएनए, ये रेड कलर वाला आरएनए, इसी तरह से ये आरएनए, और ये भी बच्चों जो दिखाई दे रहा है, इसको भी हम कह देंगे आरएनए। ये आरएनए। अब आप इस आरएनए को ध्यान से देखोगे तो ये आरएनए आप लोगों को न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, दिख रहा है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी आरएनए दिख रहा है ऐसे फ्रीली। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी दिख रहा है, प्लास्टिड के अंदर भी दिख रहा है, और एक खास कोशिकांग राइबोसोम के अंदर भी दिख रहा है। तो राइबोसोम के अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आरएनए कहां है? ध्यान से देखें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में तो है ही। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में तो है ही। जहां डीएनए वहां तो आरएनए है ही। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी है और राइबोसोम में भी है। तो आप ही बताओ, डीएनए ज्यादा जगह है या आरएनए? कौन ज्यादा जगह, डीएनए या आरएनए? तो आप देख पा रहे हैं आरएनए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कोशिका में कौन ज्यादा फैला हुआ है, डीएनए ज्यादा फैला होता है या आरएनए? तो यहां पर आरएनए ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में है, आरएनए यहां पर ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि ये जहां पर डीएनए वहां तो है ही, एक्स्ट्रा और जगह भी है। कहां कहां? साइटोप्लाज्म में फ्री भी है और राइबोसोम के अंदर भी है। तो आरएनए ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो याद रखना, कहां डीएनए होता है, कहां आरएनए होता है, सबको अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन आता है, राइबोसोम के अंदर डीएनए होता है, गलत। राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं होता, राइबोसोम के अंदर तो आरएनए बन होता है, और यही आरएनए राइबोसोम की संरचना बनाने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम आगे जब आरएनए डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे भी। जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर? तो कहां डीएनए कहां आरएनए, ये बात हमने यूकैरियोटिक सेल में सीखी। अब इसी बात को प्रोकैरियोटिक सेल में भी समझे। अच्छा, अपनी जो सेल होती है यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, हम सबकी सेल जानते हैं सभी बच्चे? हाँ, हम सबकी सेल तो होती है यूकैरियोट, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगला केस लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम देखें तो ये असीम केंद्रीय होती है, इसमें कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। ये बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर आपको कहीं केंद्रक नहीं दिख रहा है। इसके अंदर ये जो द्रव्य दिखाई दे रहा है, इस द्रव्य को हम कह देंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। केंद्रक है ही नहीं, केंद्रक है ही नहीं। यहां जितना कुछ है सब कुछ साइटोप्लाज्म है, और इसी साइटोप्लाज्म में आप देख रहे हैं डीएनए है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या बैठा हुआ है? डीएनए। तो यहां साइटोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए भी कैसा है? डबल स्ट्रैंड है और सर्कुलर है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में था। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में जैसा डीएनए होता है वैसा ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। अब यही डीएनए इसी साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बनाता है, फिर यही आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, यहां सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि एक ही कक्ष साइटोप्लाज्म है,
न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो यहां सारा काम याद रखना साइटोप्लाज्म के अंदर ही किया जाता है। तो डीएनए का मिलना, आरएनए का मिलना, ये सब कुछ यहां पर साइटोप्लाज्म में होता है। बात समझ में? तो प्रोकैरियोट में कहां पर है और यूकैरियोट में कहां है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों प्रोकैरियोट आए, समझ जाओगे। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया की सेल, इतना याद रखा करो आप। तो बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसमें यहां पर कोशिका द्रव्य के अंदर ही डीएनए आरएनए उपस्थित है। अभी तक मैंने आपको यह समझा दिया है कि डीएनए कहां होता है और आरएनए कहां होता है। ये जितने भी डायग्राम मैं यहां बनाते जा रहा हूं, तो ये डायग्राम भी बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके रखें। डायग्राम से ही ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो आप लोग डायग्राम अपनी कॉपी में बना के रखें, साथ साथ बनाते भी रहें आप लोग। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए चाहे तो आप जैसे जब डायग्राम बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और फिर आप वहां डायग्राम बना रहे हैं, तो डायग्राम भी बनाते रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि कहां डीएनए कहां आरएनए। अब हम ये समझेंगे कि इस न्यूक्लिक एसिड मतलब दोनों आ गए इसमें, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? अब हम इसकी खोज और ये किस घटक के बने होते हैं, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज। न्यूक्लिक एसिड को खोज करने का काम एप मिशर साइंटिस्ट ने किया था। कौन सा साइंटिस्ट ने देखा था? एप मिशर। एप मिशर साइंटिस्ट ने 1869 में सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को देखा था। यहां बच्चों साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली वो साइंटिस्ट जिनके नाम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, उन साइंटिस्ट के नाम तो आप याद रखें। यहां एग्जाम में एक क्वेश्चन तो साइंटिस्ट के नाम से ही आ जाता है, तो साइंटिस्ट के नाम इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद भी रखें। मिशर साइंटिस्ट ने 1869 में पहली बार न्यूक्लिक अम्ल को देखा था। इन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड को देखा था पस सेल के अंदर। पस सेल जानते हो, जैसे कहीं पर चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो जानते हो ना, वहां पस आ जाता है, तो उस पस वाले में यहां पे इन्होंने देखा था। मान लीजिए इन्होंने यहां पर इसको कहां देखा था? पस कोशिका में देखा था, और एक स्पेशल नाम दिया था न्यूक्लिन। ऐसा नाम क्यों दिया समझेगा। आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने यहां पर एक पस सेल को ड्रॉ किया। इस सेल के अंदर यहां बच्चों ये ऐसे सेल के अंदर यहां पर ये न्यूक्लियस है, पस सेल। इस पस सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। अब इन्होंने क्या किया, इस पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोस्कोप से देखा, तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें यहां पर ऐसा कुछ डेंस मटेरियल देखने को मिला। ऐसा डेंस मटेरियल यहां देखने को मिला। बताओ ये डेंस मटेरियल कहां दिखाई दे रहा है? पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, इन्होंने जब इस मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर देखा, तो न्यूक्लियस के आधार पर ही इन्होंने इस मटेरियल का स्पेशल नाम दे दिया न्यूक्लीन। क्या नाम दिया गया बच्चों? न्यूक्लीन। तो बताइए, मिशर साइंटिस्ट ने न्यूक्लीन नाम दिया था क्योंकि इसे न्यूक्लियस के अंदर देखा, और साथ ही साथ यह भी देखा कि ये जो मटेरियल न्यूक्लियस में दिखाई दे रहा है, इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है, मतलब ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। यह बात भी इन्होंने नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया तो न्यूक्लिन नाम दे दिया। तो बात आती है फिर न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया? तो न्यूक्लिक अम्ल नाम देने वाले साइंटिस्ट थे अल्टमान। अच्छा, ये अल्टमान मिशर साहब के स्टूडेंट थे, और इन्होंने देखा कि इसकी प्रॉपर्टी जब एसिडिक है, अम्लीय है, तो क्यों न इसको अम्ल से मिलता जुलता नाम दिया जाए, और इसी न्यूक्लिन का नाम बदलकर न्यूक्लिक अम्ल दे दिया। बताओ अम्ल क्यों लिखा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया। किसने क्या नाम दिया? क्लियर हुआ सबको अच्छे से? एक बार फिर सुनना। न्यूक्लिन शब्द तो एप मिशर ने दिया, और न्यूक्लिक एसिड शब्द अल्टमान ने दिया। मैं फिर कहूंगा, साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसमें ध्यान रखें। अब बात आती है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए आरएनए है, ये किसके बने होते हैं? ये तो हमने खोज की बात की कि पहली बार किसने देखा था, तो मिशर साइंटिस्ट ने पहली बार देखा था, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नाम बाद में अल्टमान ने दिया। ये बात हमने सीख ली। बात आती है डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं, ये किस चीज के बने हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के ये बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अच्छा, बहुलक का मतलब होता है चेन। ये न्यूक्लियोटाइड की चेन के बने होते हैं। इसे बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, समझाने के लिए ये मैंने बना दिया न्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट में न्यूज लिख देता हूं, न्यूक्लियोटाइड। फिर से यहां पर लिख दिया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ते जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड, 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 इन सब की ये चेन बनेगी, और यही जो चेन बनी है, यही चेन डीएनए या आरएनए होती है। यही चेन डीएनए आरएनए।
बताओ इस पूरी चेन का नाम डीएनए आरएनए, लेकिन ये छोटा जो घटक दिखाई दे रहा है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो याद रखना डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के, ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। बात आती है ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या चीज है? पहले ये तो क्लियर हो कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पहला जो घटक आता है वो है नाइट्रोजन क्षार, दूसरा घटक आता है पेंटोस शर्करा और तीसरा घटक आता है फॉस्फेट। अगर 3 चीजें जुड़ जाए, कौन कौन? नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट। नाइट्रोजन क्षार को शुगर के साथ जोड़ो, पेंटोस शर्करा के साथ जोड़ो और शर्करा को फॉस्फेट के साथ जोड़ दो तो यह बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में बस 2 चीजें होती है, नाइट्रोजन क्षार है, पेंटोस शर्करा है, इसमें यहां फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट नहीं है। तो इसमें कितने घटक हो गए? 2 घटक, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा। अगर फॉस्फेट नहीं है, बात को सुनना, फॉस्फेट नहीं है तो यह बनेगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जुड़ जाए तो यही न्यूक्लियोसाइड बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? क्लियर हुआ? अच्छा, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए यह ले लिया है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस लिया, इसको यहां पर शुगर के साथ जोड़ दिया, नाइट्रोजन बेस को शुगर के साथ जोड़ दिया, नाइट्रोजन क्षार को शुगर के साथ जोड़ दिया, शर्करा के साथ जोड़ दिया। बताओ यहां तक की संरचना का नाम सबको आना चाहिए। यस, यहां तक की संरचना का नाम न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके साथ यहां पर फॉस्फेट जोड़ दो तो जैसे ये फॉस्फेट जुड़ेगा यह बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्लियर? फॉस्फेट नहीं तो न्यूक्लियोसाइड, वेरी गुड, और फॉस्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये जो संरचना बनाई बताओ इसका नाम बोलो, इस पूरे का नाम बोलो। यस, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, बीच में शुगर को रखते हैं, बीच में शुगर को रखते हैं, एक साइड नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे, एक साइड फॉस्फेट जोड़ेंगे। बताओ बीच में कौन? शुगर, एक साइड में नाइट्रोजन बेस, एक साइड में फॉस्फेट को जोड़ देंगे और पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। फिर से बताओ, इसका नाम न्यूक्लियोटाइड, इसका नाम न्यूक्लियोटाइड। यहां समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड बनाए, लेकिन ये 4 नहीं, ये तो ऐसे बहुत सारे होते, ये ऐसे 4 नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड तो बहुत सारे होते, ऐसे बहुत सारे होते। अब यहां पर क्या किया गया, इस न्यूक्लियोटाइड को इससे जोड़ा, न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ते हैं तो इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ेगा, फिर से इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ा, इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ा। तो बताओ क्या यहां पर एक चेन बन गई? और यहां से लेके यहां तक की ये जो चेन बनी है, इसी चेन को नाम दे दिया जाएगा डीएनए और इसी को नाम दे दिया जाएगा आरएनए। ये पूरा डीएनए आरएनए ऐसे लंबा सा होगा और भी, तो डीएनए आरएनए से काफी बड़ा सा होगा। तो मुझे बताओ डीएनए आरएनए छोटा अणु है या बड़ा अणु है? बताइए बच्चों, ये तो काफी बड़ा सा होगा। तो डीएनए और आरएनए दोनों काफी बड़े अणु होते हैं, ये काफी बड़े से अणु होते हैं। हाँ, इस डीएनए आरएनए की ये जो छोटी सी इकाई दिख रही है, इस इकाई का नाम न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए आरएनए काफी बड़े से अणु होते हैं, उसकी जो छोटी इकाई बनती है उस छोटी सी इकाई का नाम क्या दे दिया गया? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में? अच्छा, क्वेश्चन आए, डीएनए आरएनए में शर्करा होती है, बताओ बच्चों सही या गलत? डीएनए आरएनए में वाकई में ये शर्करा दिख रही है, एस मतलब शुगर ही है। डीएनए आरएनए में क्या फॉस्फेट होता है? यस, यहां पर कई फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। तो डीएनए आरएनए में शर्करा भी होती है, फॉस्फेट भी होते हैं और नाइट्रोजन क्षार भी होते हैं। अब इन सब घटकों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन क्षार कौन से हैं, शुगर कौन सी है, फॉस्फेट क्या है, इन सबको भी एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मुझे बताओ डीएनए आरएनए छोटे अणु थे या बड़े? बड़े अणु है, तो हम लिख सकते हैं डीएनए व आरएनए दोनों वृहद अणु है। वृहद अणु मतलब बड़े बड़े अणु होते हैं, तो दोनों ही वृहद अणु बड़े अणु होते हैं। अब इसमें ये जो आप लोगों को घटक दिखाई दे रहे, एक एक घटकों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझाएंगे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस नाम इसलिए दिया जाता है, नाइट्रोजन बेस नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी संरचना में नाइट्रोजन होता है और संरचना में नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन बेस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस जो यहां दिखाई दे रहे 2 प्रकार के, इसमें पहला आता है पायरीमिडीन और दूसरा आता है प्यूरिन। पायरीमिडीन और प्यूरिन, पायरीमिडीन में 3 एग्जाम्पल है। इसमें पहला एग्जाम्पल आता है साइटोसिन, जिसको सी से लिखते हैं, यूरेसिल जिसको यू से लिखते हैं, थाइमिन जिसको टी से लिखते हैं, CUT।
इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं कट। क्या बोलेंगे बच्चों? कट। तो ये जो कट है ये पायरिमिडीन है, और इधर ये ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, ये प्यूरिन होते हैं। तो कट तो हो गया पायरिमिडीन, और ए और जी हो जाएंगे यहां पर प्यूरिन, और ये दोनों कहलाते हैं नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अच्छा, ये नाइट्रोजन क्षार में जैसे यहां पर हो सकता है एडेनिन होगा, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए लिया, जैसे यहां ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यहां फिर एडेनिन हो सकता है, तो ऐसे यहां नाइट्रोजन क्षार होते जाएंगे। तो इन्हीं में से कोई होगा, इन नाइट्रोजन क्षार में से। लेकिन ये अच्छे से याद रखना, पायरिमिडीन के कितने एग्जाम्पल हैं? 3, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। और प्यूरिन के कितने एग्जाम्पल है? 2, एडेनिन एंड ग्वानिन। आगे मैं आपसे कई बार पूछा करूंगा, मैं कहूंगा साइटोसिन क्या है, तो उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए साइटोसिन पायरिमिडीन होता है। मैं कहूंगा ग्वानिन क्या है, तो याद आना चाहिए प्यूरिन है। ये जितनी बातें अभी मैंने समझाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबको आना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय, हाँ, खोज का श्रेय एप मिशर को। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? अल्टमान। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में फिर 3 घटक है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट। डीएनए आरएनए दोनों ही बहुत बड़े अणु होते हैं, मतलब वृहद अणु है। इसमें नाइट्रोजन बेस ये 2 प्रकार के हैं। एक एक करके इन दोनों नाइट्रोजन बेस को अब मैं डिटेल में समझाऊंगा। पायरिमिडीन को भी समझाएंगे और प्यूरिन को भी समझाएंगे। पहले पायरिमिडीन को समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पायरिमिडीन से। पायरिमिडीन ये नाइट्रोजन बेस ही है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस है मतलब इसकी संरचना में नाइट्रोजन तो होगा। ये पायरिमिडीन 3 है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। इनको बच्चों पायरिमिडीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना के अंदर पायरिमिडीन रिंग पाई जाती है। इनकी संरचना में पायरिमिडीन रिंग होती है। ये बच्चों यहां पर कुछ इस तरह की रिंग होती है, इसको पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। इस रिंग को ध्यान से देखो तो इस रिंग में यहां कार्बन है। ये जो कॉर्नर होते हैं किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है। बताओ इस पूरी रिंग में ध्यान से देखो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो कार्बन गिनो बच्चों, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की जो रिंग बनती है, इसी रिंग को पायरिमिडीन रिंग कहा जाता है। पायरिमिडीन रिंग किसको कहते हैं? जिसमें 4 तो कार्बन हो और 2 नाइट्रोजन हो, तो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की रिंग का नाम पायरिमिडीन रिंग। कहीं पे भी ऐसी रिंग दिख जाए तो इसको पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। अच्छा, इस रिंग में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। यह विषम चक्रीय है, हेट्रोसाइक्लिक है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है। एक शब्द आता है होमोसाइक्लिक, समचक्रीय। समचक्रीय कब कहते हैं? जब बच्चों ऐसी रिंग होती और इस रिंग में हर जगह कार्बन 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 ही होता, हर जगह क्या होता? कार्बन होता, तो यह होता समचक्रीय। लेकिन इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है तो इसको समचक्रीय ने कहकर इसको विषम चक्रीय कहते हैं। तो याद रखना, पायरिमिडीन रिंग किसको कहते हैं? समझ में आया? पायरिमिडीन रिंग का मतलब ऐसी रिंग जिसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन हो, उसको पायरिमिडीन रिंग कहा जाता है। अब मैं यहां पर आपके सामने साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये बच्चों यहां साइटोसिन है, इसी तरह से यहां पर ये यूरेसिल आ गया और ये यहां पर थाइमिन आ गया। तो साइटोसिन, यूरेसिल और ये थाइमिन है। अच्छा, तीनों की संरचना ध्यान से देखो, तीनों में वही एक रिंग पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन में कितनी रिंग होती हैं? 1। आप देखो यहां पे कॉर्नर पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और ये 2 नाइट्रोजन है। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, रिंग का नाम बोलो पायरिमिडीन। इसमें पायरिमिडीन रिंग है तो इसलिए इसको पायरिमिडीन्स कहते हैं। इसमें भी सेम वही बात, कार्बन 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 और 2 नाइट्रोजन, वही पायरिमिडीन रिंग है। इसमें भी कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, मतलब पायरिमिडीन रिंग है। बताओ तीनों में रिंग कैसी है? सबको आना चाहिए। तीनों में रिंग सेम है, बिल्कुल सही, तीनों में रिंग सेम है। तीनों में डिफरेंस ये आता है, रिंग तो सेम है, डिफरेंस यहां पर आ रहा होगा इन फंक्शनल ग्रुप का। तीनों में रिंग एक समान है लेकिन फंक्शनल ग्रुप वेरी कर रहे हैं, और इसी फंक्शनल ग्रुप से आपको इनको पहचानना है। कैसे पहचानते हैं? अब ध्यान से सीखिएगा। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एक तो NH2 दिख रहा है, इन फंक्शनल ग्रुप को आप हाईलाइट करके रखना अच्छे से। एक तो NH2 दिख रहा है और एक यहां O दिख रहा है, मतलब एक तो अमाइनो ग्रुप दिख रहा है और एक यहां कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है।
तो अगर अमाइनो और कीटोनिक ग्रुप हो तो वो साइटोसिन है। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से ध्यान रखो, ये अमाइनो ग्रुप है और ये यहां कीटोनिक ग्रुप है। क्लियर? इसके अंदर देखो, इसके अंदर यहां पर इस जगह पे भी कीटोनिक ग्रुप है और इस जगह पे भी कीटोनिक ग्रुप है। दोनों जगह पे कौन से ग्रुप आ गए? कीटोनिक। तो ये यहां यूरेसिल है। अमाइनो था, कीटोनिक ग्रुप था तो साइटोसिन था। दोनों जगह कीटोनिक है तो ये यूरेसिल है। दोनों जगह ओ है। अब यहां देखो, यहां ओ तो है ही, बिल्कुल ओ तो है ही, लेकिन खास बात क्या है, यहां पर एक 5th नंबर पर मिथाइल ग्रुप चिपका हुआ है। दिखाई दे रहा है? 5th नंबर पर कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? मिथाइल। यहां 5वें नंबर पर मिथाइल ग्रुप होता है। अगर ये मिथाइल नहीं होता, सोचो जरा, अगर ये मिथाइल नहीं होता तब तो ये यूरेसिल ही होता, तब तो यूरेसिल होता। यानी यूरेसिल के जैसा है, 5वें नंबर पर मिथाइल है, तो ये जो पूरी संरचना बनी इसका नाम थाइमिन, जिसको हम एक नाम और दे सकते हैं 5 मिथाइल, बाकी नाम यूरेसिल। तो थाइमिन का दूसरा नाम क्या दे देंगे? 5 मिथाइल यूरेसिल। अच्छा, 5th नंबर पर मिथाइल था, बाकी यूरेसिल के जैसा था, इसलिए इसको 5 मिथाइल यूरेसिल के नाम से जानते हैं। अब मुझे बताओ, तीनों में रिंग कैसी है? समान। फिर तीनों में अंतर क्या था? फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप एक बार फिर बोल रहा हूं, सबको आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में NH2O हो तो साइटोसिन, OO हो तो यूरेसिल। यूरेसिल का जैसा OO तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा मिथाइल आ जाए तो थाइमिन। जैसे ये मिथाइल दिखे समझ जाना वो थाइमिन है। बात समझ में आई? और पायरिमिडिन को पहचानने का तरीका सिंगल रिंग होती है, इनकी संरचना में सिंगल रिंग होती है। इस तरह से इसको आप पहचाना करो। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अच्छा, तीनों की संरचना तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह की संरचना है। अब इसमें अगर नंबरिंग करें तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, इस नाइट्रोजन को नंबर 1 देते हैं। ये यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे बच्चों क्लॉक की डायरेक्शन में इसमें नंबरिंग की जाती है। ये नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC के अनुसार इसमें यहां पर ऐसे नंबरिंग की जाती है। सेम एज यहां पर भी 1 2 3 4 5 ये इस तरह से नंबरिंग है, और इसमें भी इस तरह से ये क्लॉक की डायरेक्शन में, सब में नंबरिंग एक जैसे पैटर्न में है। अच्छा, ये जो था ये तीनों आपके सामने क्या बना है? नाइट्रोजन बेस। अब याद करो, हमने सीखा था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस बताओ किसके साथ जुड़ता है? शुगर के साथ। वेरी गुड। और शुगर किसके साथ जुड़ता है? फॉस्फेट के साथ, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब ये नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़ते हैं? शुगर के साथ। अब सबसे मेन क्वेश्चन, ये सारे ही नाइट्रोजन बेस हैं, तो बात आती है ये शुगर के साथ कहां से जुड़ेंगे, किस जगह से जुड़ेंगे? जब आप इनकी संरचना ध्यान से समझोगे तो याद रखना, इसमें जब भी पायरिमिडिन्स की बात करते हैं तो इसका जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 जाके ऐसे बच्चों शुगर के साथ जुड़ता है। बताओ कौन सा नंबर? 1 वाला शुगर के साथ जुड़ता है। फिर अच्छा, ये तो बन गया न्यूक्लियो, बोलो न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट और जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो याद रखना, शुगर के साथ कौन सा नंबर जुड़ेगा? फर्स्ट। इसका भी फर्स्ट नंबर ये शुगर के साथ जुड़ जाएगा, और इसमें भी जो फर्स्ट नंबर है ये शुगर के साथ जुड़ेगा। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा। क्या समझा? पायरिमिडिन्स में प्रथम स्थान का नाइट्रोजन शर्करा के साथ बंध बनाता है। अरे बात समझ में? कौन से नंबर वाला? प्रथम नंबर का नाइट्रोजन ही शुगर के साथ यहां पर बंध बनाने का काम करता है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? इन सारे जितने भी यहां पर मैंने नाइट्रोजन बेस बनाए, इन सबकी संरचना अपने मॉड्यूल में भी बना रखी है। क्लियर? तो आप मॉड्यूल में भी इनकी संरचना देख सकते हैं। अच्छा, जैसे यहां पर ये संरचना बनाई तो इन संरचना को आपको अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में यहां यूरेसिल की संरचना आ चुकी है, ऐसे डायग्राम बना रखा था और पूछा था किसकी संरचना है। तो ध्यान रखना, दोनों जगह OO दिख जाए समझ जाना यूरेसिल है, मिथाइल दिख जाए तो थाइमिन है, और NH2O दिखे तो साइटोसिन है। बात समझ में? अच्छा, यहां पर इनकी संरचना में कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, तो ये होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक? जितने भी नाइट्रोजन बेस हम पढ़ते हैं सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ये हम किसकी संरचना समझ रहे हैं? पायरिमिडिन्स की। इसी तरह से अब हम संरचना समझेंगे प्यूरिन्स की। प्यूरिन की संरचना की बात करें, प्यूरिन हमारे पास 2 होते हैं। पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन ये हमारे पास दोनों क्या है बच्चों? प्यूरिन से। अब प्यूरिन में एक बात तो आपको खास दिख रही है कि इनकी संरचना में डबल रिंग है। पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। पायरिमिडिन में क्या पढ़ के आए? सिंगल रिंग है,
लेकिन इसमें कितनी रिंग होती है? डबल रिंग होती है। इस तरह से बच्चों आप इनको पहचानेंगे। अब इनकी रिंग को ध्यान से हम सीखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। इसकी रिंग में यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 कार्बन। कितने नाइट्रोजन? 2। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, याद करो। हाँ, पायरिमिडिन, मतलब ये जो रिंग है ये रिंग तो पायरिमिडिन रिंग ही है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। बात समझ में? लेकिन इसमें खास बात क्या है? एक रिंग और लगी है। अब इस दूसरी रिंग की बात करें, इस पूरी रिंग को कंसीडर करें। पूरी रिंग में 1 2 3 कार्बन है और यहां नाइट्रोजन 2 है। कितने कार्बन? 3 कार्बन है, 4 कार्बन नहीं। इस रिंग में तो 3 ही कार्बन है। तो ये जो रिंग स्पेशल बनी, इसको आप इमिडाजोल रिंग कहते थे। ये कौन सी रिंग थी? पायरिमिडिन। ये कौन सी हो गई? इमिडाजोल। और इन्हीं दोनों रिंग को कंबाइन करके बनते हैं प्यूरिन्स। यानी प्यूरिन की संरचना में 2 रिंग है। पहले रिंग का नाम तो वही पायरिमिडिन वाली है, दूसरी यहां एक्स्ट्रा लगी हुई है इमिडाजोल रिंग, और दोनों को मिला के प्यूरिन्स कह देते हैं। इसकी संरचना में 2 रिंग, इसकी संरचना में भी आप देख रहे हैं वही 2 रिंग है। दोनों में रिंग तो समान है, एडेनिन ग्वानिन में रिंग तो समान है। बात आती है डिफरेंस क्या है। इनमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वही फंक्शनल ग्रुप, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बहुत ध्यान से आप देखोगे तो इसके अंदर केवल और केवल NH2 दिख रहा है, मतलब अमाइनो ग्रुप दिख रहा है। केवल और केवल अमाइनो ग्रुप दिख रहा है, जबकि इसके अंदर देखोगे तो अमाइनो तो है ही, एक्स्ट्रा कीटोनिक ग्रुप भी है। एक्स्ट्रा इसमें कौन सा ग्रुप और आ जाता है? कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। तो ये यहां पर बन जाता है ग्वानिन। तो याद रखना, ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है। दोनों में किस बात का डिफरेंस आता है? तो यहां पर साइड ग्रुप में NH2 होता है, जबकि इसमें NH2 के साथ O, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? इसमें जब नंबरिंग करते हैं तो इस नाइट्रोजन को नंबर 1 देते हैं, फिर ये 2 3, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नंबरिंग की जाती है। ऐसे यहां नंबरिंग करेंगे, इसमें भी यहां पर इसी तरह से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर यहां 7 8 9, इस तरह से नंबरिंग की जाती है। अब खास बात, यहां पर ये जो संरचनाएं अभी तक समझाई गई, इन संरचनाओं को आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। कैसे मैंने यहां संरचना बताई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? इसमें खास बात यह देखने को मिलती है कि जब भी ये प्यूरिन्स शुगर के साथ जुड़ते, ये भी शुगर के साथ तो जुड़ेंगे, तो इसका जो नंबर 9 होता है ये शुगर के साथ जुड़ेगा। पायरिमिडिन में कौन सा नंबर था? बोलो बोलो। हां, पायरिमिडिन के अंदर नंबर 1 था, लेकिन यहां नंबर 9 जो होता है ये शुगर के साथ जुड़ता है, और फिर यही शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। याद रहेगा? तो ये शुगर फिर फॉस्फेट के साथ कनेक्ट होता है, और तीनों को मिला के यस न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। तो यहां पर कौन सा नंबर जुड़ रहा है? 9th नंबर वाला। तो एक बात यहां ध्यान रखना, प्यूरिन के 9वें स्थान का नाइट्रोजन शर्करा के साथ बंध बनाता है। कौन से नंबर वाला? 9। इतना याद रखो आप। तो पायरिमिडिन में नंबर 1 होता है, पायरिमिडिन में नंबर 1 होता है, अरे वहां तो 9 होते ही नहीं है, और प्यूरिन्स के अंदर नंबर 9 ये शर्करा के साथ बंध बनाने का काम करता है। बात समझ में? जो बात यहां समझाई ये क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इनकी संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर बच्चों सिंगल रिंग दिख जाए तो पायरिमिडिन, डबल रिंग दिखे तो प्यूरिन। पहचाने का तरीका समझ में आया? मैंने आपके सामने यहां पर इस तरह से एक संरचना बना दी है, सभी आप लोग ध्यान से देखना। ये एक संरचना यहां बनाई, बताओ ये पायरिमिडिन है या प्यूरिन है? हां, एक ही रिंग दिख रही है। जैसे ही एक रिंग दिखे समझ जाना ये तो, हां बोलो बच्चों, ये तो पायरिमिडिन है। अब यहां पर ओ लगा दूं, दोनों जगह ओ लगा दिया, बताओ क्या बन गया? यस, ये बन गया यूरेसिल। अब यहां पर अगर मैं मिथाइल और चिपका दूं तो ये क्या बन गया? थाइमीन। बात समझ में? अब इसमें मैंने हल्का सा यहां चेंज किया, यहां पर हल्का सा ये इतना सा किया कि यहां पर रिंग एक रिंग रखी, और इसके साथ यहां पर ऐसी एक रिंग को और इस तरह से यहां पर कनेक्ट कर दिया। बताओ कितनी रिंग हो गई? 2 रिंग होते समझ जाओ क्या है ये? प्यूरिन्स। अच्छा, इस प्यूरिन में यहां पर अगर केवल मैं NH2 लिख दूं तो ये एडेनिन हो जाएगा। तो 2 रिंग दिखते ही प्यूरिन समझना है, और एक रिंग दिखते ही पायरिमिडिन समझना है। बाकी फंक्शन ग्रुप हमें ध्यान में रखना है। यह संरचना एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए इन संरचना पे मैं इतना फोकस कर रहा हूं। बात समझ में बेटे? और इन सबको आप हाईलाइट करके जरूर रखें, फंक्शनल ग्रुप को। क्लियर हुआ इतना? तो यह बात आप लोगों को सबको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब हमने नाइट्रोजन बेस टोटल समझ लिए हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन बेस टोटल जो होते हैं ये 5 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। टोटल नाइट्रोजन बेस 5 है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्यूरिन, पायरिमिडिन। अब मेरा क्वेश्चन, इनमें से कौन से नाइट्रोजन बेस डीएनए में होंगे
और कौन से नाइट्रोजन बेस आरएनए में होंगे, ये हमें याद रखना है। अगर मैं डीएनए के नाइट्रोजन बेस की बात करूं तो ये होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एक और खास बात कौन है, थाइमिन। तो ए, जी, सी और टी होते, लेकिन आरएनए में अगर पूछता हूं तो ए, जी, सी और यू है। यहां बच्चों बस इस टी और यू का खेल है, टी और यू का खेल है। अगर थाइमिन है तो डीएनए और यूरेसिल है तो आरएनए। कैसे पहचानना है, क्लियर हो रहा है सबको? थाइमिन दिख गया मतलब डीएनए, यूरेसिल दिख गया मतलब आरएनए। पहचान जाओगे बच्चों? तो थाइमिन यूरेसिल से हम पहचान सकते हैं कि यह डीएनए है या आरएनए है। मैंने एक संरचना आपके सामने यह बना दी, बताओ बच्चों डीएनए की संरचना है या आरएनए की? कैसे पहचानोगे? थाइमिन दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक भी दिख रहा है, थाइमिन दिख गया मतलब श्योर है तो डीएनए होगा। बताइए यह संरचना किसकी है? यस, यूरेसिल दिख रहा है, तो यूरेसिल दिखते ही आपने कह दिया आरएनए की है। अब बताना यह संरचना किसकी है? हाँ, अब आया मजा। तो न यहां टी है न यहां यू है, मतलब ये डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न तो यहां पर टी दिख रहा है न यू दिख रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। अरे बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में बना रखा है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या है? टी है तो डीएनए है, यू है तो आरएनए है, और ऐसा ना दिखे तो कुछ भी हो सकता है। जितनी बातें अभी यहां पर इनके बारे में समझाई गई है, ये बातें सबको अच्छे से ध्यान रखनी है, याद रहेगी बच्चों। मैं आउटलाइन पूछ रहा हूं आपसे, डबल रिंग दिखे, बिल्कुल डबल रिंग दिखे तो प्यूरिन, और एक रिंग दिखे तो पायरिमिडिन। पायरिमिडिन का नंबर 1 शुगर से जुड़ता है और इनका जो नंबर 9 होता है ये शुगर के साथ जुड़ता है। जो बातें यहां समझाई, क्लियर बच्चों? और ये जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्योंकि इनकी संरचना में कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आता है, तो इसलिए इनको माना जाता है हेट्रोसाइक्लिक घटक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अभी तक मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन बेस तो सारे समझा दिए। अब बच्चों मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं यहां पर कौन सी शुगर होती है। डीएनए आरएनए की शुगर, डीएनए आरएनए दोनों में पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन की शुगर है तो शुगर का नाम पेंटोज शुगर। यहां पे बच्चों ये मैंने आरएनए की शुगर ड्रॉ की है और यहां पर ये डीएनए की शुगर है। इधर आरएनए की शुगर, इधर डीएनए की शुगर है। अच्छा, दोनों की शुगर को आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, इनकी शुगर को आप देखोगे तो इसमें कार्बन, शुगर मतलब शर्करा, यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। बताओ कितने कार्बन है? 5। इसमें बताओ कितने कार्बन है? कार्बन, 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 कार्बन। कितने कार्बन है? 5। दोनों की संरचना में 5-5 कार्बन है, और 5 कार्बन है तो इसीलिए कहा जाता है इनको पेंटोज। पेंटोज क्यों कहा? क्योंकि 5 कार्बन की शर्करा होती है, इसलिए इनको पेंटोज शर्करा कहते हैं। बात समझ में? दोनों की संरचना में, अच्छा, ये जो संरचना थी इसका नाम था राइबोज, और ये संरचना थी इसका नाम था डीऑक्सीराइबोज। राइबोज मिलती हैं आरएनए के अंदर, राइबोज शर्करा आरएनए के अंदर। इवन आरएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम इस शर्करा से ही है। आरएनए का पूरा नाम बताओ क्या था? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो क्योंकि राइबोज शुगर है। डीएनए का पूरा नाम बोलो? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब दोनों की शर्करा को जब कंपेयर किया गया, आप लोग ही बताना अच्छे से कहां डिफरेंस दिख रहा है। दोनों में आप कंपेयर करोगे तो सब कुछ सेम सेम है, लेकिन एक जगह डिफरेंस है। डिफरेंस ये दिखा कि इस सेकंड नंबर पे यहां आपको OH दिखाई दे रहा है, यहां सेकंड नंबर पे आपको OH दिख रहा है, लेकिन यहां सेकंड नंबर पे आपको H दिख रहा है। यही तो डिफरेंस है बच्चों। सेकंड नंबर पे यहां OH है और यहां सेकंड नंबर पर क्या होता है? H होता है। ये यहां पर दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इधर OH है और इधर क्या रहेगा? H रहेगा। समझ में आया? अच्छा, यहां एक ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की कमी है, डेफिशिएंसी है, और ऑक्सीजन की कमी है इसीलिए लिखा गया डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की कमी थी इसलिए इसको डीऑक्सी कहा गया। और ये याद रखना, कौन से नंबर पे कमी आई? सेकंड। तो सेकंड नंबर पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। और यह शर्करा कहां पाई जाती है? डीएनए में। अब यहां पर ध्यान से आप देखोगे, केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। जब बच्चों आपको केमिस्ट्री समझाई जाती है तो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये, अच्छा यहां ऑक्सीजन उपस्थित था, यहां पर ऑक्सीजन क्या था, अनुपस्थित था। यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अधिक क्रियाशील है। अरे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये अधिक क्रियाशील होगा। केमिस्ट्री में एक बात बहुत अच्छी सिखाते हैं, जो जितना क्रियाशील होता है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है, उल्टे होते हैं। जो जितना क्रियाशील है स्थायित्व उतना ही कम है। तो बताओ, ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये अधिक क्रियाशील है, ऑक्सीजन क्रियाशील है, और क्रियाशील है तो इसका स्थायित्व कम होता है। तो याद रखना, राइबोज यानी आरएनए का स्थायित्व कम होता है। लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है, यहां ऑक्सीजन है ही नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर यह कम क्रियाशील है, और क्रियाशीलता कम है तो यह यहां पर अधिक स्थायी है। जितना कम क्रियाशील उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा है, क्योंकि क्रिया नहीं कर रहा है तो स्थायित्व होगा। तो मुझे बताइए, दोनों में से, आरएनए और डीएनए में से कौन ज्यादा स्थायी है? आरएनए और डीएनए में आप कंपेयर करोगे तो डीएनए अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एक ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन कम होने का फायदा मिला कि इसका स्थायित्व बढ़ गया। अब बच्चे कहते हैं सर आपने और जगह तो चेक ही नहीं किया। अरे और जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी जगह तो सेम है। हम सेकंड कार्बन पे ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही तो डिफरेंस है, यही डिफरेंस होता है। आगे जाके बच्चों में एक वर्ड आपको समझाऊंगा, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जिसको शॉर्ट में मैं जीएम से लिख देता हूं। जेनेटिक मटेरियल जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? जीएम। जेनेटिक मटेरियल हिंदी में कहें आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ वो पदार्थ है जो अगली पीढ़ी में सूचना लेके जाता है, अगली पीढ़ी में सूचना लेके जाता है। अब बताओ, आनुवांशिक पदार्थ अगली पीढ़ी में सूचना लेके जा रहा है तो वो सूचना तो तब लेके जाएगा जब वो स्थायी हो, क्योंकि अगर वो खुद ही टूट गया तो अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचेगा? अब यहां देखो, डीएनए और आरएनए में से ये स्थायी है, कौन? डीएनए। और डीएनए स्थायी है तो यही मेन जेनेटिक मटेरियल है। कभी आपसे पूछा जाए ये डीएनए है और ये आरएनए, बताओ जेनेटिक मटेरियल कौन है? तो डीएनए होगा। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है? क्योंकि स्थायी होता है। अच्छा, अपनी कोशिका में, ये अपनी कोशिका है, अपनी कोशिका में डीएनए भी उपस्थित है, आरएनए भी उपस्थित है। अब मैं कहूं जेनेटिक मटेरियल, जब तक डीएनए है सोचना ही नहीं, जब तक डीएनए है सोचना ही नहीं, वही जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन बच्चों, किसी ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस की बात करें, कुछ वायरस में, ये वायरस है, वायरस के अंदर डीएनए होता ही नहीं, तो वायरस के अंदर फिर जेनेटिक मटेरियल आरएनए बनता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या बन जाता है? आरएनए, क्योंकि वहां डीएनए होता नहीं। तो इतना हमने सीखा, जब तक डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन अगर किसी कोशिका में डीएनए नहीं है, जैसे वायरस की बात करें, तो वायरस में डीएनए नहीं होता तो फिर उनका जेनेटिक मटेरियल क्या बनता है? आरएनए बनता है। लेकिन कुछ वायरस में, सबकी बात नहीं करते हैं, कुछ वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जिनमें डीएनए नहीं है। जो बातें मैंने पेंटोस शुगर की बताई, समझ में आया सबको? पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली है, दोनों में शुगर काफी कुछ सेम है, बस सेकंड नंबर पर यहां ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ऑक्सीजन अनुपस्थित है इसलिए इसको कहा गया डीऑक्सीराइबोज, और इसी वजह से इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो डीएनए आरएनए के शुगर बहुत अच्छे से पहचाना। कई बार डीएनए आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं और पूछते हैं कौन डीएनए का है, कौन आरएनए का है, तो इस शुगर से बहुत अच्छा पहचान में आता है। सेकंड नंबर पे देखना बच्चों, अगर यहां पर एच है, केवल एच है, तो समझ जाना है डीएनए है, और सेकंड नंबर पे ओएच लगा रखा है तो समझ जाना वो आरएनए है। तो पहचानने का तरीका ये सेकंड नंबर है, पहचान जाओगे। यहां पर अभी तक मैंने नाइट्रोजन बेस की बातें आपको समझा दी, यहां पर हमने शुगर की बातें समझ ली। अब एक क्लास और बचता है और वो है फॉस्फेट। डीएनए आरएनए में जो फॉस्फेट होता है एग्जैक्टली ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब इसको मैं एग्जैक्ट कहूं तो ये H3PO4, ये H3PO4 होता है जिसकी संरचना ये है। H3PO4 में यहां पर आप देख भी रहे 3 हाइड्रोजन है, ये फॉस्फेट है, और 4 ऑक्सीजन है, H3PO4 है। अच्छा, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही H3PO4 होता है। ये H3PO4 यहां पर डीएनए आरएनए के अंदर आयनिक फॉर्म में होता है। आयनिक फॉर्म से मतलब ये कि इसका हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाता है, और हाइड्रोजन जब ये हट जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी फॉस्फेट पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, और इस पर नेगेटिव है, ये डीएनए आरएनए में मिलता है, तो डीएनए आरएनए पर भी चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक, ये एसिडिक है, तो इसी वजह से डीएनए आरएनए भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फॉस्फेट की क्या खास बात है?
फॉस्फेट के कारण ही डीएनए और आरएनए दर्शाते हैं अम्लीय स्वभाव। डीएनए आरएनए किस नेचर के हैं? अम्लीय है, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड अम्ल है और ये अम्ल है, डीएनए आरएनए मिलता है तो डीएनए आरएनए का नेचर अम्लीय होगा। इस पर आवेश कौन सा है? नेगेटिव। तो डीएनए और आरएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। एक बार तो नीट में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, एक लाइन का क्वेश्चन आया, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, बस इतना ही क्वेश्चन था। डीएनए पर चार्ज पूछा था, ऑप्शन था पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन। क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव किसकी वजह से आता है? तो फॉस्फेट की वजह से। तो फॉस्फेट की दो बातें याद रखो बच्चों, एक तो ये फॉस्फेट के कारण अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं और साथ ही साथ ये ऋणात्मक आवेश रखते हैं। डीएनए के बारे में क्वेश्चन आए, सभी बच्चे सही कर देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आरएनए से पूछा जाता गलतियां हो जाती है। तो क्वेश्चन आए, आरएनए में क्या फॉस्फेट होता है? अरे होता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों ही तो न्यूक्लिक एसिड है, दोनों में ही फॉस्फेट होगा और दोनों का ही नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो डीएनए आए या आरएनए आए, बात तो एक ही है, दोनों की प्रॉपर्टी काफी कुछ सेम ही रहती है। अभी तक मैंने इनके क्या क्या पॉइंट थे, नाइट्रोजन बेस क्या थे, शुगर क्या थी, फॉस्फेट क्या थे, उनके सारे पॉइंट आपको यहां पर समझा दी है। न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनती है वो बातें अब हम समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब ये 3 कंपोनेंट आपस में कैसे कैसे बॉन्डिंग करते हैं उस बात को हम समझे। आपको समझाने के लिए बच्चों ये शर्करा ड्रॉ की है। अच्छा, इस शर्करा को देख के बताइए ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है? पहचान जाओगे? यस, यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब हाँ, ये डीऑक्सीराइबोज है। समझाने के लिए मैंने डीऑक्सीराइबोज शर्करा ले ली। अब इस शर्करा के साथ यहाँ पे जोड़ा जाएगा नाइट्रोजन बेस। ये बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है। अच्छा, डबल रिंग वाला है प्यूरिन या पायरिमिडीन? हाँ, डबल रिंग मतलब ये प्यूरिन है। ये बच्चों यहाँ पर प्यूरिन ड्रॉ किया है। अब प्यूरिन का ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस इस शर्करा के साथ बॉन्डिंग करेगा। जब शर्करा के साथ बॉन्डिंग करता है तो प्यूरिन का नंबर 9, याद है, ये नंबर 9 इस शुगर के साथ जुड़ता है। और जब ये शुगर के साथ जुड़ेगा तो ये भी हमेशा इसके नंबर 1 के साथ, मतलब इसका नंबर 9 और इसका नंबर 1, नाइट्रोजन बेस का तो नंबर 9 और शर्करा का नंबर 1, ये आपस में यहां पर ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, जब यहां पर आपस में बॉन्ड बनता है तो ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? तो नाइट्रोजन बेस और शर्करा दोनों के बीच का जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की खास बात ये होती है कि इसमें अगर यहां प्यूरिन है, बात को सुना, प्यूरिन है तो इधर तो नंबर फिक्स है 1 है, लेकिन अगर प्यूरिन है तो यहां नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। तो इसका 1 इसका 9, तो प्यूरिन में तो ये 1 to 9 बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ये पायरिमिडिन होता, पायरिमिडिन मतलब वही सिंगल रिंग वाला होता, पायरिमिडिन मतलब सी यू या टी में से कोई एक होता, सी यू टी में से होता, तो इसका नंबर 1 और इसका भी यहां पर कौन सा होता? 1 ही होता। अरे पायरिमिडिन में 1 से तो जुड़ता है, तो इसका 1 होता और इसका भी 1 होता, तो यहां 1-1 बॉन्ड बनता। तो याद रखना, प्यूरिन है तो 1 to 9 बनेगा और पायरिमिडिन है तो 1 to 1 बॉन्ड बनेगा। बात समझ में? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां 2 तरह से हो सकते हैं, या तो 1 to 9 हो सकता है या 1 to 1 हो सकता है, डिपेंड करता है प्यूरिन है या पायरिमिडिन। यहां से लेके यहां तक की अभी जो संरचना बनाई है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस शुगर जुड़ गए मतलब न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है, बताओ बच्चों क्या करें? यस, न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो यहां पर अब फॉस्फेट को जोड़ा जाएगा। जब फॉस्फेट जोड़ते हैं तो वो शर्करा के नंबर 5 के साथ जुड़ेगा, और जब ये इस 5 के साथ बॉन्डिंग करता है तो यहां एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड का नाम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी होल संरचना बनी है, इस पूरी होल संरचना का नाम बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे। एक बॉन्ड तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिख रहा है और दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। समझाने के लिए यहां पर हमने क्या किया, शुगर को बीच में रखा, एक साइड नाइट्रोजन बेस जोड़ा, एक साइड फॉस्फेट जोड़ा। शर्करा के नंबर 1 के साथ, देखिए सभी, नंबर 1 के साथ तो यहां नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए और 5 के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट हमेशा 5th वाले कार्बन के साथ जुड़ता है और यह पूरी संरचना कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में पूछा जाए कितने बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं 2 बॉन्ड है। एक तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और दूसरा यहां फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है।
अच्छा, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड बना, कौन कौन से बॉन्ड है, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखें। अभी तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, अब हम इसकी चेन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाने के लिए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ किया, ये यहां पर शुगर है, ये यहां पर शुगर है, एस मतलब शुगर, इधर नाइट्रोजन बेस है और इधर यहां फॉस्फेट है। अगर यहां पर इस बॉन्ड का नाम मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों, नाइट्रोजन बेस शुगर, इनके बीच के बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वेरी गुड। और इधर शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड, हाँ ये वाला बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इधर तो हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इधर हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। पूरी संरचना का नाम न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब इसी तरह से यहां पर यह संरचना बनाइए। बताइए बच्चों, ये जो संरचना यहां ड्रॉ की है इसका नाम बोलो। हाँ, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं इस बॉन्ड का यहां नाम पूछता, इस बॉन्ड का नाम, तो इस बॉन्ड का नाम यहां पर भी आप कह दोगे कि ये यहां पर एस्टर बॉन्ड है। ये बॉन्ड भी कौन सा है? एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड वही एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनकी चेन बनाना है। चेन बनाना है मतलब इसको इसके साथ यहां पर, इसको इसके साथ यहां पर कनेक्ट करना है। जब ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, बहुत ध्यान सुनना, एक बार में समझ में आना चाहिए। दो न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ते हैं तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का यहां पर जो OH होता है वो इस फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करता है, यहां का OH इस फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग करता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहां पर ये इस तरह का बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये यहां पर जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को भी कहा तो एस्टर बॉन्ड ही जाता है। इस बॉन्ड का नाम भी एस्टर है। लेकिन खास बात, यहां पर जो टोटल बॉन्डिंग दी जाती है कार्बन से लेके कार्बन तक, अगर मैं इस कार्बन से लेके, कार्बन 3 से लेके अगले कार्बन 5 तक जाऊं, कार्बन 3 से लेके अगले कार्बन 5 तक जाए तो एक एस्टर ये है, एक एस्टर ये है, टोटल एस्टर 2 है। तो यहां पर ये जो पूरा इतना बॉन्ड बना है, 2 एस्टर है, बीच में फॉस्फेट है, तो पूरा नाम बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पूरे बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, डाई एस्टर क्यों लिखा बताओ बच्चों? हाँ, डाई एस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एस्टर बॉन्ड 2 है, 2 एस्टर बॉन्ड है, इसलिए नाम देना पड़ा डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये पूरा बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, याद रहेगा इतना। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में एक का कार्बन 3 अगले के कार्बन 5 से जुड़ता है। पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3 अगले न्यूक्लियोटाइड के 5 के साथ जुड़ेगा, 2 एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा, तो बन गया ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। अच्छा, नाइट्रोजन बेस, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन बेस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में रोल नहीं रखते। ये नाइट्रोजन बेस तो साइड में ही रहते। ये नाइट्रोजन बेस कौन हो सकते हैं? जैसे A हो सकता है, C हो सकता है, ये साइड में रहते। ये कभी भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनाते। समझाने के लिए एक और न्यूक्लियोटाइड लेते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड लिया, अब जब ये न्यूक्लियोटाइड लिया, अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो इसका शुगर का कार्बन 3, यहां वाला कार्बन 3 इस फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। ये वाला बॉन्ड एग्जैक्टली है एस्टर, और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ये भी एग्जैक्टली बनेगा बच्चों एस्टर। बनता है एस्टर ये, लेकिन बॉन्डिंग हमेशा कार्बन टू कार्बन जाते हैं। जब इस कार्बन से इस कार्बन पे पहुंचे तो यहां 2 एस्टर थे, तो ये भी बन गया फॉस्फो, ये पूरा बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पूरे बॉन्ड का नाम क्या देना पड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई एस्टर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 2 एस्टर आते हैं, इसलिए इसको डाइएस्टर नाम दिया गया। जब यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड की हम चेन बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखना, एक का कार्बन 3 नेक्स्ट के कार्बन 5 से जुड़ा होता है, 2 एस्टर से जुड़ा तो डाइएस्टर नाम दे दिया। ये बच्चों इस तरह से यहां पर चेन बनती जाएगी। जब ये यहां पर इस तरह से चेन बनती जा रही है तो एक बात ध्यान से देखो, ये बॉन्ड भी फॉस्फोडाइएस्टर, ये भी डाइएस्टर, अगला वाला भी डाइएस्टर, सब डाइएस्टर बनते जाएंगे, लेकिन पहला वाला फॉस्फोएस्टर रहेगा। तो एक फॉस्फोएस्टर रहेगा, बाकी सब तो डाइएस्टर बॉन्ड बनते जाते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो फॉस्फेट फ्री है, पहले वाले पर कौन फ्री है? फॉस्फेट फ्री है। ये चेन ऐसे बनती जा रही है, चेन तो ऐसे बनती जा रही है, यहां फॉस्फेट फ्री है, कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे। तो ये जो एंड बन गया ये बन जाता है 5' एंड। अच्छा, 5' एंड की पहचान कैसे करते हैं? फॉस्फेट से। अगर फॉस्फेट फ्री है तो ऐसे एंड का नाम 5'। अब ये चेन बनाते जाए तो इधर लास्ट वाले का OH फ्री रहेगा, लास्ट वाले का OH फ्री रहेगा, और ये कार्बन नंबर 3 पर है तो इधर वाले एंड को कह देंगे 3' एंड। तो DNA RNA में 2 एंड होते, एक होता है 5' और एक होता है 3'। और इनकी पहचान बड़ी आसान है। जब भी फॉस्फेट फ्री दिख जाए, कैसे पहचानोगे? फॉस्फेट फ्री दिख जाए तो 5' समझ जाना, और लास्ट में OH फ्री दिख जाए कौन से नंबर पर? 3rd नंबर पे, तो समझ जाना 3' एंड है।
समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां बच्चों ये इस तरह से ये डीएनए को ड्रॉ कर दिया, यहां लिख दिया P, यहां लिख दिया OH, यहां लिख दिया P और यहां लिख दिया OH। और मैंने कहा बताइए कौन सा इसमें 5 डैश कौन सा 3 डैश, पहचान जाओगे। जहां फॉस्फेट है ये बन जाएगा 5 डैश, OH वाला बन जाएगा 3 डैश। अच्छा फॉस्फेट है तो 5 डैश, OH है तो 3 डैश। तो इस तरह से हम 5 और 3 की पहचान करते हैं। आगे बच्चों जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, तो इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। बच्चे वहां पहचान ही नहीं पाते कि कौन 5 और कौन 3 है। तरीका समझ में आ गया, फॉस्फेट दिखा तो 5 डैश, OH दिखा तो 3 डैश, और इस तरह से यहां पर चेन बनती जाती है। एक बात मुझे बताओ, इस चेन में नाइट्रोजन बेस कितने हैं, जो मैंने अभी सिखाया। इसके अंदर नाइट्रोजन बेस 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, कितने नाइट्रोजन बेस हो गए 3। अब बताओ फॉस्फोडाइस्टर कितने बने, तो फॉस्फोडाइस्टर एक ये बना और एक ये बना, 2 ही बने। मतलब नाइट्रोजन बेस जितने हैं उससे फॉस्फोडाइस्टर एक कम होता है। ये 3 है तो ये 2 ही है, यानी एक कम होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या निकालिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो भी आपके सामने बना रखा था, तो कैसे निकालना है, जितने नाइट्रोजन बेस है उससे एक माइनस कर दो। जैसे ऐसे समझिएगा, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसमें नाइट्रोजन बेस गिनो 1 2 3 है, और फॉस्फोडाइस्टर एक ये होगा एक ये होगा, मतलब 2 ही होंगे। यानी जितने नाइट्रोजन बेस है उससे एक माइनस कर दो तो n-1 से निकालते हैं। बात समझ में, n यहां पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, नाइट्रोजन बेस, n मतलब नाइट्रोजन बेस है। लेकिन अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये तो एक स्ट्रैंड वाला है, अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो वहां n-2 करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रैंड का -1, एक स्ट्रैंड और बनाओगे तो उसके लिए भी -1 और हो जाएगा। ऐसे समझिएगा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में गिनो नाइट्रोजन बेस 1 2 3 4, नाइट्रोजन बेस आपके सामने यहां पर बना दिए कितने 4। अब फॉस्फोडाइस्टर को गिनोगे तो एक ये है और एक इधर है। बताओ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां कितने बने 2, यानी ये 4 है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने यहां पर 2, कितने कम 2 कम, तो n-2 से लिखेंगे। तरीका समझ में आया बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है तो -1 कर देंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो -2 कर देंगे। लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए है, तो उसमें n के इक्वल चलता है। वृत्ताकार डीएनए में क्या होता है कि यहां पर ये जो शुगर होता है ये फिर इस फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, तो यहां पर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बन जाता है। अच्छा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बन जाता है, तो नाइट्रोजन बेस 3 है तो फॉस्फोडाइस्टर भी यहां पर 3 हो जाएंगे। तो जितने नाइट्रोजन बेस होते हैं उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहां पर देखने को मिलते हैं। बात समझ में, क्या सीखा, सिंगल स्ट्रैंड के लिए -1, डबल स्ट्रैंड के लिए -2, लेकिन नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन सर्कुलर के लिए जितने नाइट्रोजन बेस है उसके इक्वल चलता है। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई सबको अच्छे से। अगला पॉइंट यहां पर अब हम समझने जा रहे हैं और वो है न्यूक्लियोटाइड्स का नामकरण। न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग कैसे की जाए। न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग में अगर न्यूक्लियोसाइड है, पहले न्यूक्लियोसाइड समझते हैं, अगर वो प्यूरिन का है, बात को सुनना, अगर प्यूरिन का है तो लास्ट में साइन सफिक्स लगा मिलेगा। प्यूरिन का न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो साइन लगा मिलेगा, और पायरिमिडिन का है तो डाइन मिलेगा। प्यूरिन के लिए साइन होता है, पायरिमिडिन के लिए डाइन होता है। लेकिन अगर साइटोसिन, स्पेशली पॉइंट याद रखना, साइन लगा रखा है, साइन लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन बेस है, क्योंकि साइटोसिन तो पायरिमिडिन है और पायरिमिडिन के लिए हम डाइन यूज करते हैं। ये बात अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बात तो पहले समझ लो, न्यूक्लियोटाइड का नामकरण करना है तो न्यूक्लियोटाइड में जब भी नाम लिखेंगे तो लास्ट में आइलिक एसिड जोड़ देंगे। न्यूक्लियोटाइड के नेम में आइलिक एसिड जोड़ दिया जाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिएगा, ये बच्चों नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस के साथ यहां पर नाइट्रोजन बेस के साथ राइबोस शुगर को जोड़ा। जैसे राइबोस शुगर को जोड़ा ये क्या बन गया, हाँ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ा तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। याद रखना कौन सी शुगर जोड़ रहे हैं, राइबोस। राइबोस जोड़ रहे हैं मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं या आरएनए की, यस आरएनए की बात चल रही है क्योंकि राइबोस हो रहा है। अब यहां पर नाइट्रोजन बेस में लिखा एडिनिन, मतलब जिसको हम ए से लिख देते, तो याद रखना एडिनिन अकेला क्या है, नाइट्रोजन बेस। अब इस एडिनिन के साथ अगर यहां शुगर जोड़ दे, बताओ क्या बन गया, एडिनिन शुगर जुड़ गया मतलब न्यूक्लियोसाइड। ये इतना सा एडिनिन है, लेकिन इतने का नाम देना है तो ये बनेगा एडिनोसाइन। क्या लगा दिया बच्चों, साइन, क्योंकि प्यूरिन है।
न्यूक्लियोसाइड बनाना है, प्यूरिन का है, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, साइन। तो एडेनिन के बजाय एडिनोसाइन लिखा है। अब क्वेश्चन सुनना, कहीं एडेनिन लिखा मिले और कहीं एडिनोसाइन लिखा मिले, डिफरेंस समझ जाओगे। हाँ, एडेनिन लिखा मिला मतलब नाइट्रोजन बेस है, एडिनोसाइन लिखा मिला मतलब न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो क्या कर देंगे, फॉस्फेट जोड़ देंगे। अब न्यूक्लियोटाइड का नामकरण देना है, लास्ट में क्या लगाएं, आइलिक एसिड, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। लास्ट में क्या लगा हुआ है, आइलिक एसिड लगा हुआ है। तो पहचानने का तरीका, साइन लगा है मतलब न्यूक्लियोसाइड है, आइलिक एसिड लगा है मतलब न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, मैं केवल ए लिखता, बताओ इतने का नाम बोलो, एडेनिन। अगर इसके साथ शुगर जोड़ दूं तो एडिनोसाइन, फॉस्फेट और जोड़ दूं तो एडिनाइलिक एसिड। मतलब इतना है तो ए, एडेनिन, एडिनोसाइन, और पूरा पूछा जाए तो एडिनाइलिक एसिड। अगला नाम आपसे पूछा जाएगा, नाइट्रोजन बेस मैंने लिखा ग्वेनिन, बताओ यहां वाले का नाम बोलो। लास्ट में क्या लगाना है, हाँ साइन, तो ये बन गया ग्वानोसाइन। बताओ इसका नाम कैसे दोगे, आइलिक एसिड जोड़ना है तो ग्वेनिलिक एसिड बन जाएगा, लास्ट में आइलिक एसिड लगा देंगे। अच्छा, एडेनिन ग्वानिन के बाद अगला लिया साइटोसिन। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, साइटोसिन क्या है, पायरिमिडिन है, और पायरिमिडिन है तो यहां पर लग जाएगा लास्ट में डाइन। साइन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, डाइन। हाँ, न्यूक्लियोटाइड में तो कुछ सोचना ही नहीं, यहां पर न्यूक्लियोटाइड में भी लास्ट में तो आइलिक एसिड बनेगा, और यह बन गया साइटिडाइलिक एसिड। बात समझ में। राइबोस शुगर है, आरएनए की बातें चल रही है, एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया। अगला बोलो, यस, अगला कौन सा आएगा, यूरेसिल। इसका नाम बताओ आप। हाँ, इसका नाम बनेगा यूरिडाइन, तो इसका नाम यूरिडाइलिक एसिड। कैसे पहचाना, लास्ट में अगर साइन लगा है या डाइन लगा है, साइन या डाइन लगा है तो न्यूक्लियोसाइड है, आइलिक एसिड लगा है तो वो न्यूक्लियोटाइड है। पहचान गए। बस इसमें एक गड़बड़ करवाता है, वो है साइटोसिन। चाहे यहां साइन लगा है लेकिन फिर भी याद रखना ये बच्चों नाइट्रोजन बेस होता है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखिए। अभी हमने यहां पर राइबोस शुगर जोड़ रखी है, ये सबको नोट करना है। अभी हमने यहां पर राइबोस शुगर जोड़ रखी है, मतलब हम चल रहे हैं अभी आरएनए पर। लेकिन अगर यहां शुगर डीऑक्सीराइबोस कर दे तो यस, वो क्या बन जाएगा, डीएनए। उसी में हम बात करते हैं। ये बच्चों यहां पर डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लेते हैं, इस बार शुगर चेंज कर दी, डीऑक्सीराइबोस कर दी। यहां नाइट्रोजन बेस तो वही पहला तो एडेनिन है। अब यहां जब न्यूक्लियोसाइड बनाओगे तो नेमिंग वगैरह सब कुछ सेम है, बस स्टार्टिंग में डीऑक्सीराइबोस है तो डीऑक्सी जोड़ देंगे, मतलब यहां नाम बन जाएगा डीऑक्सी, बाकी तो वही एडिनोसाइन। यानी केवल एडिनोसाइन लिखा है, यानी वो राइबोस की बातें चल रही है, आरएनए की बातें चल रही है। डीऑक्सी लग गया तो समझ जाना डीएनए की बात है, बस इतना सा डिफरेंस है। बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे अब, तो यहां पे वही सेम, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। पहले हम एडिनाइलिक लिख रहे थे, डीऑक्सी की वजह से डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड हो गया, इतना सा डिफरेंस है। अगला लेते हैं ग्वेनिन। बताओ इसका नाम बोलो, यस, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। इसका नाम बोलो, डीऑक्सी ग्वेनिलिक एसिड। लास्ट में तो वही आइलिक एसिड लगाते जा रहे। नेक्स्ट लेते हैं साइटोसिन। बोलो बच्चों नाम, डीऑक्सी साइटिडाइन, डाइन लगा देंगे अब क्योंकि पायरिमिडिन है। अच्छा, यहां पे डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। अब बताओ, एडेनिन आ गया, ग्वेनिन आ गया, साइटोसिन आ गया। नेक्स्ट, यस, यहां पे आएगा थाइमीन, तो ये बनेगा डीऑक्सी थाइमिडाइन, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। यहां पर डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, लास्ट में आइलिक एसिड जोड़ देते। पहचानने का तरीका भाई, साइन या डाइन लगा रखा है तो न्यूक्लियोसाइड है, आइलिक एसिड लगा रखा है तो न्यूक्लियोटाइड है। पहचान जाओगे बच्चों। ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो हमने सीखा है, ये डीएनए के थे, पहले वाले आरएनए के थे। तो किस तरह से इनको पहचाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर। अच्छा, इस पे बेस यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से आरएनए का न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा। क्या पूछा है, आरएनए का, और वो भी न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। पहचान जाओगे, बहुत इजीली पहचान जाएंगे। अब चेक करो, चार ऑप्शन दिए, डीऑक्सीग्वानोसिन, साइटोसिन, यूरिडाइलिक एसिड और एडिनोसिन। मुझे बताओ, डीऑक्सीग्वानोसिन, क्वेश्चन नोट भी करना है सबको अच्छे से। डीऑक्सीग्वानोसिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डीएनए का है। क्वेश्चन में किसका पूछा है बच्चों, आरएनए का। साइटोसिन, साइटोसिन तो आप जानते हो ये तो केवल एक नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि क्वेश्चन न्यूक्लियो
साइड का पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यूरिडाइलिक एसिड, यहां तो डाइलिक एसिड ही लगा दिया, आइलिक एसिड लगाए मतलब ये तो न्यूक्लियोटाइड है, जबकि पूछा साइड है। अच्छा, यहां पर सीन लगा है, साइन लगा है, एडिनोसाइन लगा है, मतलब यही आंसर होगा। तो याद रखिएगा आंसर क्या जाएगा, एडिनोसाइन, मतलब आंसर यहां पे आ जाएगा 4, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड पूछा था। कैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्लियर हुआ। इसमें गड़बड़ ये साइटोसिन करता है, ध्यान रखना। साइटोसिन तो केवल एक नाइट्रोजन बेस है। अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, कर सकते हैं। एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं। यहां बच्चों ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है जिसमें राइबोस शुगर है, और मैंने कहा इतने का नाम दो, दे सकते हैं नाम। यस, इसका नाम दोगे तो इसका नाम एडिनाइलिक एसिड, राइबोस शुगर है तो आइलिक एसिड लगा दिया, डीऑक्सी भी नहीं लगाना है, एडिनाइलिक एसिड। अब मैं इसका दूसरा नाम देता हूं, यहां से लेके एडेनिन से लेके शुगर, इतने का नाम बोलो आप, तो एडेनिन से लेके शुगर तक का नाम। अच्छा, ये तो हो गया एडिनोसाइन, फॉस्फेट मत बोलो, ये इतने का नाम तो हो गया एडिनोसाइन। कितना फॉस्फेट है, एक, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अरे लिख सकते हैं, यहां पर फॉस्फेट को छोड़ दो तो ये न्यूक्लियोसाइड था, तो एडिनोसाइन एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, और इसी को शॉर्ट में तो हम लिखते हैं एएमपी, यही तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी हो गया। अब यहां पे अगर मैं यहां फॉस्फेट 2 कर देता तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो जाता। अब बताओ इसका नाम, आप इतने का नाम बोलो, हां बोलो, एडिनोसाइन। अब बताओ कितने फॉस्फेट है, 3, तो इसका नाम बन जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को हम कहते हैं एटीपी। बायोलॉजी के अंदर आप एटीपी का नाम बहुत जगह सुनते हैं और उसका फुल फॉर्म भी बोलते रहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते कि वहां एडिनोसाइन क्यों लिखा है। क्यों लिखा है एडिनोसाइन, क्योंकि उसमें एडेनिन के साथ शुगर लगी है, और शुगर भी कौन सी, राइबोस। कभी क्वेश्चन आए क्या एटीपी में शुगर होती है, यस होती है, और कौन सी शुगर होती है, तो राइबोस शुगर यहां रहती है। अच्छा, यहां एडिनोसाइन था तो ये एटीपी बन गया, लेकिन अगर मैं यहां ग्वानिन ले लेता तो, अगर ग्वानिन ले लेता तो यही बन जाता जीटीपी, जैसे ये एटीपी ये जीटीपी। अगर मैं यहां साइटोसिन ले लेता तो ये बन जाता यहां पर सीटीपी, अगर मैं यहां यू ले लेता तो ये बन जाता यूटीपी। तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी ये सब एक जैसे ही है, बस नाइट्रोजन बेस डिफरेंस होते हैं। और सबके अंदर कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट, तो ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। आगे इस चैप्टर में ये वर्ड बहुत बार यूज होंगे, तो जैसे मैं आगे लिखूं जीटीपी, सीटीपी, समझ जाएंगे बच्चों। हाँ, ये सब एक तरह के न्यूक्लियोटाइड ही है जिनमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहां पे थोड़ा डिफरेंस लेते हैं। इस बार मैंने क्या किया, शुगर को चेंज करके डीऑक्सीराइबोस ले लिया। पहले कौन सी थी, राइबोस, इस बार डीऑक्सीराइबोस लिया। इतने का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, लेकिन इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं। ये तो हो गया डीऑक्सी एडिनोसाइन, एक फॉस्फेट है तो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम डीएएमपी लिखेंगे। डिफरेंस क्या समझे, यहां था एएमपी, यहां लगा दिया डीएमपी। अच्छा, डी क्यों लगाया, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अच्छा, डीऑक्सी आ गया इसलिए डी लगाना जरूरी है। अब बताओ इसका नाम, आप बताओ, शुगर तो वही डीऑक्सीराइबोस है, नाम बताओ बच्चों। इतने का नाम तो हो गया डीऑक्सी एडिनोसाइन, कितने फॉस्फेट है, 3, तो ये ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में, एटीपी लिखा जाए और डीएटीपी लिखा जाए, डिफरेंस क्लियर। एटीपी लिखा है मतलब राइबोस शुगर है, आरएनए की बात चल रही है, और डीएटीपी लिखा है मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर है, मतलब डीएनए की बात चल रही है। अगर मैं यहां पर जी लिख देता, अब बताओ बच्चों इसका नाम क्या हो जाता, तो यह बन जाता डी जीटीपी। बात समझ में। अगर मैं यहां सी ले लेता तो यह बन जाता डी सीटीपी, अगर मैं यहां टी ले लेता तो यह बन जाता डी टीटीपी। अच्छा, डीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी, डीटीटीपी ये सब रेप्लिकेशन में काम आते हैं। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो इनका ही तो रोल है, और जब बच्चों हम आरएनए बनाना समझेंगे तो इनका रोल आएगा। और ये कैसे आएगा, इसको जब हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर होगा। लेकिन आगे कभी मैं एटीपी बोलूं, आगे कभी भी मैं एटीपी बोलूं और डीएटीपी बोलूं, समझ जाओगे बच्चों। एटीपी लिखा है मतलब आरएनए की बात है, और डीएटीपी, डी आ गया मतलब डीएनए की बात है, इतना ध्यान रखो आप। तो डी आ गया मतलब डीएनए की बात थी। जो बातें यहां तक अभी तक समझाई गई, क्लियर हुई सबको अच्छे से। तो हमने
न्यूक्लियोटाइड की कैसे नेमिंग करते हैं, वो सब बातें भी यहाँ सीखिए। तो चेन कैसे बनती हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, वो भी क्लियर है। और यहाँ पर कैसे हमने प्रोसेस को, कैसे यहाँ पर नेमिंग दी गई, वो बातें भी हमने सीखी है। क्लियर हुआ?